पलाश, विक्रम और राजीव बहुत सालों के बाद मिले थे। कॉलेज के दोस्तों को पार्टी तो करनी ही थी, तो पलाश के पुराने खाली पड़े मकान की छत पे ही सारा सामान लेकर बैठ गए। सालों से दफन पड़ी कहानियां, बातें और किस्से सब एक एक करके वापस आ रहे थे। बातों ही बातों में उसी घर का जिक्र हुआ जिसकी छत पर ये लोग बैठे थे। विक्रम और राजीव बार बार उस दिन की बात पूछ रहे थे, जिसके बाद से कॉलेज में भी पलाश शांत रहता था। पलाश थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद बोला, उस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी ही लौटा था। तुम दोनों टूर्नामेंट खेलने दिल्ली गए हुए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि घर जाके आराम कर लूंगा। घर पहुंचा तो देखा चारों तरफ भीड़ लगी थी। इसी घर में नीचे वाले माले पर वर्मा अंकल, उनकी बीवी और उनकी बेटी सोनाली रहते थे। मुझे गेट के बाहर से ही वर्मा आंटी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो रोने की आवाज मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी माँ और मोहल्ले के और लोग उन्हें किसी तरह चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और वर्मा अंकल एक कोने में सर पे हाथ रखे बैठे थे और कमरे में पंखे से आंटी की साड़ी से बंधी सोनाली की लाश लटकी हुई थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। हमें से कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोनाली कभी ऐसा करेगी। कमरे में एक सुसाइड नोट भी था, जिससे पता चला कि उसे किसी लड़के से प्यार था, जिसका अपने कॉलेज की क्लासमेट से अफेयर होने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। उस सुसाइड नोट की बातें पढ़ पढ़ के अंकल आंटी ने अपने आप को बार बार कोसा। पुलिस ने भी जब उसकी लाश उतारी तो साड़ी को खोला नहीं, बल्कि वहीं ऊपर से काट दिया। पुलिस वाले उसकी लाश को स्ट्रेचर पे बांध के ले जा रहे थे कि स्ट्रेचर दरवाजे से लड़ने वाला था, तो मैंने सोनाली की लाश के सर पे हाथ रख दिया कि कहीं उसका सर दरवाजे से लड़ न जाए। पुलिस वालों ने वैन में उसकी लाश रखी और इंतजार करने लगे कि मौका वारदात की फोटो वगैरह सब खिंच जाए, तो उसके बाद वो वहां से चले जाए। पता नहीं क्यों कि मैं वैन के पास चला गया और मेरे वहां जाते ही जैसे आस पास का रोना धोना, चीखना चिल्लाना सब कुछ शांत हो गया और सोनाली जो लाश बन चुकी थी, मैंने और सिर्फ मैंने उसकी एक आवाज सुनी, तुमने मेरा सिर दरवाजे से लड़ने से बचाया, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हमेशा के लिए। मैं तो 10 सेकंड में ही ठंडा हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पे लेटा था और मेरी माँ रोई जा रही थी। श्राद्ध हो जाने के कुछ दिन बाद वर्मा अंकल और आंटी इस घर को हमेशा के लिए खाली करके चले गए और हम लोग भी एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये घर कई बार किराए पे देने की कोशिश की, देखने बहुत लोग आए, लेकिन इस घर में आज तक कोई नहीं टिका और आज भी उस कटी हुई साड़ी का टुकड़ा वहीं से लटका हुआ है। पलाश राजीव और विक्रम को ये बता ही रहा था कि विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई तू इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? तेरी कहानियां बड़ी जबरदस्त चलेंगी यार। पलाश को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, तुझे यकीन नहीं? हाँ, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? चल मैं दिखाता हूं उस बंधी हुई साड़ी का टुकड़ा। पलाश उन दोनों को अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में नीचे लेकर गया। खाली पड़े मकान में सिर्फ सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। पुराना बरसों से बंद पड़ा दरवाजा खोला तो दरवाजे में बड़ी लंबी एक आवाज करी जो बेहद डरावनी
में अंदर जाकर मोबाइल की रोशनी में बिना ऊपर देखे ही पलाश बड़ी खुशी से बोला, वो देखो, देख रहा है कि नहीं, धूल भरी साड़ी का वो बंधा हुआ हिस्सा। विक्रम और राजीव के खुले हुए मुंह देखकर खुद पलाश भी पलटा और देखा वहां कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं बंधा था। पलाश ने उन दोनों से कहा, एक मिनट रुको, मैं फ्यूज रूम से लाइट स्विच ऑन करके आता हूं, यहीं पर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कह के पलाश बाहर निकल गया कमरे से। फ्यूज रूम में पहुंच के मेन स्विच उसने ऑन किया। पूरे घर में एक एक करके सारी बत्तियां जली। वापस उस कमरे में दौड़ता हुआ आया तो पलाश एकदम खुशी से उछल पड़ा। उस साड़ी का टुकड़ा वहां वैसे का वैसा ही लगा हुआ था, लेकिन विक्रम और राजीव वहां नहीं थे। उसने कमरे में इधर उधर देखा, दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए। तो बाहर निकल के पलाश चिल्लाया, अरे कहां मर गए दोनों, विक्रम, राजीव। वो वापस अंदर कमरे में घुस ही रहा था कि मीटर रूम से एक आवाज सुनाई दी। इस बार पलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, मेरे घर में मुझे से मजाक, अरे बचपन के गेम बड़े होने पर अच्छे नहीं लगते। ये बोलते बोलते पलाश मीटर रूम की तरफ जा ही रहा था तो जोर से मेन स्विच ऑफ करने की आवाज हुई और सारी बत्तियां बंद हो गईं। दोनों का नाम बार बार पुकारता हुआ पलाश मीटर रूम में गया तो वहां कोई नहीं था। पलाश ने आस पास देखा, लेकिन जब वहां कोई था ही नहीं तो उसे दिखता कैसे। पलाश ने वापस लाइट ऑन की और उसी कमरे की तरफ वापस जाने लगा तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस कमरे से एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज सुन के पलाश दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। विक्रम और राजीव ही होंगे, इतना तो पक्का था, लेकिन उसकी ये सोच धरी की धरी रह गई जब वो अंदर उस कमरे में घुसा और देखा एक कुर्सी जो कोने में रखी थी। वो कुर्सी उसी बंधी हुई साड़ी के ठीक नीचे तक कोई घसीट के ले गया था और जमीन पे जमी धूल पे चेयर घसीटने के निशान बने थे और कुर्सी के ऊपर 2 पैरों के निशान थे। जैसे ही उसे समझ आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत वहां से वापस ऊपर छत की ओर भागा। भाग के जैसे ही छत पे पहुंचा तो देखा विक्रम और राजीव तो वहीं बैठे बातचीत कर रहे थे। पलाश एकदम गुस्से में उनसे बोला, मैं कब से तुम दोनों को नीचे ढूंढ रहा हूं और तुम दोनों मुझे वहीं छोड़ करके यहां ऊपर गप्पे मार रहे हो। विक्रम और राजीव ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर दोनों ने एक साथ ही पलाश को देखा और देखकर विक्रम ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? हम लोग तो यहीं बैठे हैं कब से, तू ही अचानक नीचे गया। हमें लगा शायद बाथरूम करने गया होगा। तू अगर ऊपर ना आता तो हम नीचे ही जाने वाले थे तुझे देखने। पलाश का पारा ये सुनकर 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसने गुस्से में कहा, साले, तुम लोगों को मजाक लग रहा है? आओ मैं दिखाता हूं तुम दोनों को उस कमरे की सच्चाई, चलो मेरे साथ में। इतना कह के पलाश उन दोनों को अपने पीछे पीछे नीचे उसी कमरे के पास लेकर गया। छत से उतरते हुए और फिर कॉरिडोर में चलते हुए चारों ओर उस घर में बस उन्हीं के कदमों की आवाज गूंज रही थी। रूम पे पहुंचकर उसने दरवाजे को खोला और कहा, वो देखो, वो साड़ी का टुकड़ा जिससे लटक के सोनाली ने अपनी जान दी थी।
और इतना कह के पलाश पीछे पलटा और देखा उसके पीछे वहां कोई नहीं था। वो सामने वापस घूमा, कमरे में चेयर ठीक, कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं और उसके पीछे दोस्त नहीं। छत की ओर देखा तो वहां से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर खूब अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा। पलाश छत से आती हुई हल्की रोशनी के सहारे ही छत की ओर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते छत के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि दरवाजा बहुत जोर की आवाज के साथ उसके मुंह पे बंद हो गया। पलाश छत का दरवाजा पागलों की तरह खटखटाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी पागलपन के बीच उसे कुछ सुनाई दिया, पलाश, जिससे उसका ध्यान टूटा। पलाश, विक्रम और राजीव पलाश, उसे पुकार रहे थे। पलाश वहां से दौड़ के उसी तरफ भागा जहां से ये आवाज आ रही थी। इस वक्त पलाश वापस उसी कमरे तक पहुंचा जहां सोनाली ने आत्महत्या की थी। वहां जाकर देखा तो कुर्सी वापस पंखे के हुक के नीचे थी। हुक पर साड़ी का टुकड़ा बंधा हुआ था। कुर्सी पर किसी के पैरों के निशान थे और पूरे कमरे की दीवारों पर लिखा था मिस्ड यू, मिस्ड यू। और एक आवाज बार बार उसके बाएं से दाएं कान में गूंज रही थी। मैंने मना किया था ना, मैंने मना किया था किसी को मत बताने बारे में, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। पलाश के ठीक पीछे कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पलाश के पास चाह कर भी कोई रास्ता नहीं था भागने का। वो चारों ओर दौड़ा, भागा, लेकिन न दरवाजा खुला न ही खिड़की। बाहर खिड़की से झांका तो राजीव और विक्रम ने देखा पलाश उसी हुक पे एक साड़ी बांध रहा है और हंसता हंसता अपने आप से बातें कर रहा है। उफ, तू बिना पागल है। आ रहा हूं बाबा, 5 मिनट रुकना। एक हेल्प तो करनी रही है मेरी इसे बांधने में। अच्छे से टाइट बांधूंगा तभी तो जल्दी तेरे पास आऊंगा ना। राजीव और विक्रम जोर जोर से खिड़की पीटने लगे। खिड़की पर होती धम धम सुन के जैसे पलाश नींद से जागा हो। आंखें मलता हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर हार कर आखिर में पलाश खुद ही रो पड़ा और घुटनों पर बैठ के रोते हुए बोला, मैं नहीं जानता था तुम्हारे बारे में। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानता था। तुम्ही ने मुझे गलत समझा था। मेरी गर्लफ्रेंड थी जो आज मेरी बीवी है। मेरी एक बेटी है। उन दोनों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानता था तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, कुछ नहीं जानता था। सोनाली पलाश से प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई थी। पलाश उसको सिर्फ एक अच्छी दोस्त ही मानता था। सोनाली ने हमेशा पढ़ाई लिखाई, डांस, सिंगिंग और अपने सारे टैलेंट्स में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब प्यार में हार गई तो जी नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। कहते हैं प्यार में इंसान कभी कभी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसके प्यार से ही उसके प्यार को सबसे ज्यादा चोट लग जाती है। पलाश की दिमागी हालत आज की तारीख में सही नहीं है। जिस घर में कोई कदम नहीं रख सकता, आज वो अकेला वहां रहता है पागलों की तरह और उस कमरे से बाहर नहीं निकलता।
वो खंडहर ही आज पलाश का घर है। मैं हूं प्रवीण और ये थी एक कहानी ऐसी भी।